नमस्कार। गर्भनाल पत्रिका विगत 15 वर्षों से निरंतरता के साथ प्रवासी भारतीयों में सनातन संस्कृति, साहित्य, परंपरा और भारतीय भाषाओं में सृजन करने के रचनात्मक मंच उपलब्ध करवा रही है। प्रसन्नता की बात है कि गर्भनाल की इस मुहिम को दुनिया भर के प्रवासी भारतीयों ने खुले दिल से स्वीकार किया है। 1.5 दशक के दौरान हमने प्रवासी साहित्यकारों की पहली और दूसरी पीढ़ी की रचनाओं को प्रकाशित किया है। इस दौरान हमने कई नए प्रयोग किए हैं और नई संभावनाओं की तलाश निरंतर जारी है। प्रवासी भारतीयों की अगली पीढ़ी में भारतीयता की पहचान, संस्कृति और भाषा के बारे में उनकी समझ को जानने के लिए यह संवाद श्रृंखला आयोजित की गई है। आज की यह बातचीत इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी है, जिसका एक उद्देश्य प्रवासी भारतीयों की युवा पीढ़ी में भारतीय संस्कृति और परंपराओं को जानने की जिज्ञासा पैदा करना है। विगत 1.5 दशक से यूके में रहने वाली वंदना मुकेश जी हिंदी की प्रख्यात साहित्यकार, प्रवासी साहित्यकार हैं और उनकी कहानियां इतनी चर्चित रही हैं कि अनेक मंचों पर उनकी चर्चाएं हुई हैं। और उनके सुपुत्र आज उनसे हम बात करने वाले हैं। और ये आपका जन्म यूँ तो भारत में हुआ है, लेकिन आपकी शिक्षा पूरी 10 वर्ष की उम्र में आप यूके पहुंच गए थे और जी हाँ। एस्टर्न यूनिवर्सिटी से आपने ब्रिटिश मैनेजमेंट और अर्थशास्त्र में उपाधि प्राप्त की है और फिलहाल आप यूके में नौकरी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये बातचीत न सिर्फ आपके लिए बल्कि और भी आप जैसे युवा जो प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए भी एक रोचक जिज्ञासा का काम करेगी। तो जी, 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 जी। पुलकित जी, आपका इस मंच पे बहुत स्वागत है। अ, मेरे मन में एक जो सहज प्रश्न है वो ये है कि आपकी माताजी जिस तरीके से हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई हैं और शिक्षा से भी जुड़ी हुई हैं, वो प्राध्यापन का कार्य कर रही हैं और इतने वर्ष हो गए आपको यूके में रहते हुए। तो जी एक हाँ। देश के तौर पे भारत आपको कैसे याद आता है? मेरा ये एक देश सहज को प्रश्न। इसकी ये एक्चुअली जब आपने मतलब मैंने आपके सवालों की लिस्ट पढ़ी तो इस सवाल के बारे में सोचते-सोचते मेरा पन्ना पूरा भर गया। भारत कैसे-कैसे याद आता है। बहुत एक तो क्योंकि मैं भारत में बड़ा हुआ तो मेरी जो खुद की कुछ यादें मतलब 10 बहुत कम यादें हैं बट वो कुछ अ, जैसे दोस्तों के साथ सड़क के बीच में क्रिकेट खेलना, फिर गाड़ी आ रही तो हट जाओ और फिर गेम फिर से शुरू हो जाए। अ, या साइकिल लेके आप मतलब अपने 2-4 लोगों के साथ जो जो चीज़ें यहाँ पे हमने की नहीं, यहाँ पे वो संभव नहीं है। ठंडी उतनी होती है कि साइकिल आप साल के 3 महीने आप सोचते हो निकालें आप। तो एक तो वो कुछ यादें ऐसी थी जो मतलब अपने बचपन के साथ की थी। हम लोग इंदौर जाते थे। हम्म। ननिहाल मेरा इंदौर में है। हम्म। तो वहाँ पे इंदौर आप तो भोपाल के तो आपको पता ही होगा कि इंदौर के साथ जो दूसरा शब्द जो जुड़ता है वो है खाना। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो एक याद क्या बोलते हैं जैसे मैं घर से बाहर भी काफ़ी रहा काम के सिलसिले में, तो कभी भी अगर घर की याद आती है तो सबसे ईज़ी जो साधन होता है उसको थोड़ा सैटिस्फाई करने का वो कि दाल-चावल बना लो, घर का खाना बना लो थोड़ा-सा, हम्म। एक वो चीज़ है। फिर ज़ाहिर-सी बात है मतलब स्कूल के कुछ मित्र हैं जो मतलब प्राइमरी स्कूल में जब 5th स्टैंडर्ड में था जब मैं यहाँ पे आया था, तो उन लोगों से बातचीत होती रहती है, उन लोगों से संपर्क है। रिश्तेदार हैं बहुत सारे। मतलब मम्मी की तरफ मामा जी, मौसी हैं, पिताजी की तरफ तो दादी और ताऊ बुआ सब लोग हैं। उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो भी भारत की यादों में ही आता है और भारत को कैसे याद करते हैं उसमें ही आता है। हम्म। और उसी के साथ-साथ आई थिंक ग्लोबली अगर देखें तो एक बहुत बड़ा माध्यम है भारत का सिनेमा और भारत का म्यूज़िक, जो यहाँ पे क क एक एक बात कहूँ कि मेरे लिए शायद
क्योंकि मेरे पिताजी को बहुत शौक रहा है पुरानी पिक्चरें देखने का और वो संगीत सुनने के लिए। मेरे लिए मेरी यादें उस संगीत से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं एज़ अपोज़्ड टू जो आज बनाया जाता है। तो कैसे कहें, जैसे अगर नौशाद साहब का म्यूज़िक सुनते हैं मदर इंडिया पिक्चर का, तो उसमें एक खुशबू है भारत की, जो इमीडिएटली आप उस गाने को सोच के आप सोच सकते हैं कि हाँ, ये भारत में देखो भी क्या बोलते हैं, उसका उसका चित्र खिंच जाता है आपके सामने कि हाँ, ये गाँव का एक सीन ऐसा ही होगा हम्म, और अगर वहाँ पे उस पॉइंट पे गाना बज रहा होगा तो वो ऐसे ही बज रहा होगा। हम्म, तो बहुत सारे अलग-अलग इस पे आ जाते हैं, बट इसको क्या इस सवाल को अंत में इससे करूँगा कि आज भी मतलब ऑन पेपर आई एम अ ब्रिटिश सिटिज़न और शायद काफ़ी हद तक कोई मत सोचता हूँ तो मैं यहाँ का नागरिक हूँ, बट अगर कोई सवाल पूछता है, जैसे अगर मैं ऑफ़िस जाता हूँ तो पूछता है, "वेयर आर यू फ्रॉम?" तो मेरा पहला जवाब होता है, "आई एम इंडियन।" हम्म, और वो कितना भी क्या बोलते हैं कहीं पे भी मतलब ऑफिशियल फॉर्म पे भी मतलब मुझे पता है मुझे ब्रिटिश सिटीजन लिखना है, बट मैं आंखें वही ढूंढती थी कि इंडियन कहाँ हूँ ये कहाँ बताऊँ। तो अभी भी आप मतलब भारत आने की भारत यात्रा कितना उसमें होती है अभी भी? देखिए अंकल, अभी हम लोग मेरे ख्याल से साल में एक बार तो लगी जाती है हमारी ट्रिप यहाँ से। मम्मी पापा शायद उनका थोड़ा ज्यादा हो जाता है। हम्म, मैं और मेरी छोटी बहन जो है दिव्या, हम लोग साल में एक बार हम लोग आ जाते हैं और उसमें वही अ, एक मतलब कुछ साल पहले तो मतलब जब तक हम लोग छोटे थे, हम लोगों ने काम अपना खुद काम पे नहीं लगे थे, तब तक मम्मी पापा डायरेक्ट करते थे कि ट्रिप कैसी होगी। हम्म, तो आई थिंक पिछले 3-4 साल से मेरी बहन और हम लोग एक जोक करने लगे कि हमने इंडिया कितना देखा है, दादी का घर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पुणे की ब्रांच और पापा के दोस्त का घर, तो हमें और देखना है अब। तो उसके बाद थोड़ा और क्या बोलते हैं अलग अलग ट्रिप्स लगाने का मौका मिला। अच्छा, अच्छा, हाँ, एक इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल मुझे याद आ रहा है, मतलब एक जहन जी में जी, आया कि बिल्कुल भारत बिल्कुल। भारत में आपने गांव देखा है? गांव गांव से मतलब जी जो कितना गांव देखा है? बिल्कुल बिल्कुल गांव देखा है, बिल्कुल। हमने कुछ कुछ साल पहले हम लोग हमारे पैतृक गांव गए थे, आगरा के पास खेरिया नाम का गांव है। अच्छा। और मैं कितना गांव आपको उसका जवाब ऐसे देता हूँ कि रात को जब ऊपर देखो तो तारे सारे दिखते हैं, हम्म, ऐसा वाला गांव था। अ, वहां पे, हाँ वहां पे देखा और वहां पे खूब एंजॉय किया हम लोग 2-3 दिन थे। खेरिया गए थे और फिर मेरे मम्मी के जो गुरुजी हैं डॉक्टर केशव प्रथमवीर, पुणे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, नाना जी बोलते हैं हम लोग। उनके गांव भी गए थे धगरौता नाम के, जहाँ पे वो स्कूल स्कूल चलाते हैं। और हाँ, तो गांव तो बड़ा प्यार से देखा, अच्छी तरीके से देखा। हम्म। हालांकि अब भारत के गांव भी बड़े विकसित हो रहे हैं। वो 10-20 साल पहले जो तस्वीर जी 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 वो अब वैसी बची नहीं है, लेकिन फिर भी ये अच्छी बात है। गांव की अगर हम बात कर रहे हैं तो जी। भारतीय संस्कृति की भी बात आती है। तो भाषा और संस्कृति को आप किस नज़र से, या उसमें क्या आप अंतर संबंध पाते हैं, क्या कहेंगे? क्षमा चाहता हूँ अंकल, थोड़ा सा कनेक्शन ये हो गया था, आप सवाल फिर से हाँ, रिपीट करेंगे प्लीज। मेरा ये जी कहना है कि जब अपन भारत की बात करते हैं, गांव की बात जी हाँ। करते हैं, तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, भारतीय संस्कृति और भाषाएं, भारतीय जो भाषाएं हैं, तो उनको आप कैसे जोड़ते हैं, कैसे कोरिलेट करते हैं, मेरा ये। अच्छा, भारतीय संस्कृति और भाषाएं, एक तो देखिए जब आप बाहर आ जाते हैं तो एक कलेक्टिव इंडियन भारतीय संस्कृति बोल सकते हैं, मतलब बाहर के लोग सभी उसी उसी लेंस से भारत को देखते हैं। उसमें क्या हो गया, नमस्ते आ गया, बड़ों का पैर छूना हो गया,
जो अपने फेस्टिवल्स हैं, जो त्योहार हैं, वो सब चीज़ें आ जाती हैं। हम्म, बट मैं ये कहूँगा मम्मी-पापा की वज़ह से हम लोग और घर पे जो माहौल रहा है, ख़ास तौर से भाषा को लेके, तो एक चीज़ जो मैं हमेशा मुझे बहुत ताज्जुब भी होता है इस बात का कि हर हर स्टेट की अपनी-अपनी भाषा है हम्म, और उस भाषा में उस उनका उनका लिटरेचर है, उनकी कहानियाँ हैं, उनके गाने हैं। तो मतलब हर बार सोचो तो भारत में कितना सारा है, मतलब भाषाओं की वजह से, भाषाओं की विभिन्नता की वजह से कि आप मतलब चाहो तो यू कैन स्पेंड योर होल लाइफ एक ही स्टेट का लिटरेचर आप पकड़ लो, उसी में आपका पूरा जीवन निकल जाएगा। तो हिंदी तो एक यूनिफाइंग फैक्टर है। हम्म, ये एक बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगता है कि जैसे महाभारत या रामायण का जिस तरीके से शायद बंगाल में जैसे क्या बोलते हैं, अगर कोई फोक फोक गायक अपने वहाँ के इससे सुना रहा है, तो उसी उन्हीं कहानियों का वर्जन तमिलनाडु में भी आपको मिल जाए, उनकी भाषा में, उनके व्यू पॉइंट से। अ, हम्म, हेलो। हाँ, आपकी आवाज़ थोड़ी रुक गई थी, शायद। लेकिन आपने सही कहा कि हमारी भारतीय भाषाओं में एक रूपता है, एक तरीका सा, एक मतलब जो उसका सैद्धांतिक तौर पे जो विचार है, उसमें एक रूपता की कड़ी जी, आप की बात आप कर रहे थे। सॉरी, बीच में आपको फिर से कहना पड़ेगा, वो कनेक्शन थोड़ा सा मेरे। हाँ, नहीं, मेरा कहना है, जैसे अभी आपने बताया कि बंगाल की अगर कोई लोक गायक है, वो जिस बात को कच्छ को कह रहा है, तो तमिलनाडु में भी वही बात को तमिल भाषा में वो कहने की बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लगे। हाँ, 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 वो एक कॉमन एलिमेंट्स का क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन हर स्टेट में आ जाता है। हाँ, तो अगर समग्रता में अगर हम देखें तो हमारी संस्कृति, भाषाओं की विविधता एक चीज है, लेकिन संस्कृति में एक रूपता है, आपका कहना ये है। बिल्कुल। आपका कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग? हाँ, तो सवाल ये है कि जो भारतीय भाषाएं हैं, जी, उनमें और जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उनमें आपस में जो अंतर संबंध है, वो बहुत स्पष्टता से है, आप ये कहना चाह बिल्कुल, रहे बिल्कुल। हैं हाँ, ना? यहाँ भारतीय बिल्कुल, भाषाएं बिल्कुल। आड़े नहीं आती हैं। आप देखेंगे तो उनके अंदर एक अंतर्निहित धारा, आपसी एकरूपता की बिल्कुल, हाँ, होती है ना? हाँ। तो ये बात तो है। और इसी से एक सवाल एक और अभी मेरे जहन में आया कि जी, जो पहचान की जो पहचान का जो संकट आज के दौर में बहुत प्रमुखता से है। अब हम यहाँ भारत में रहते हैं तो हम हमें हमारे लिए पहचान का संकट नहीं है। हमारे लिए, जैसे मैं बुंदेलखंड से आता हूँ, जी, जी, जी। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड जो है वहां से मैं जी, आता हूँ। जी, जी, हाँ। तो मेरी जो बुंदेली पहचान है वो जरूर संकट में है, शहर में रहने के कारण। हाँ, 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 हाँ। अब इसी बात को अगर मैं आपसे कहूं कि आप यूके में रहते हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, तो वहाँ जो आपकी आपकी जो भारतीयता की जो पहचान है, उसका क्या संकट आपको ऐसा लगता है कभी कि हमें हमारी पहचान के संकट से हमें जूझना पड़ रहा है? नहीं, तो घर पे क्योंकि घर पे क्या बोलते हैं, भारतीय संस्कृति नहीं, बट भारत को लेके एक हमेशा अ, बहुत ही पॉजिटिव एटमॉस्फेयर और बहुत ही क्या बोल हमें हमेशा एनकरेज किया गया, मतलब मम्मी-पापा ने, कि आप भारत के बारे में आपको कोई भी जिज्ञासा हो, मतलब कोई ज्योग्राफी के प्रश्न से लेके आध्यात्म के प्रश्न तक लेकर,
हुँ, कोई भी सवाल है तो उसे उठाओ, उस पे रिसर्च करो और तुम्हारा सवाल क्या था वो भी बताओ और जवाब तुम्हें क्या मिला वो भी बताओ। तो घर के माहौल की वजह से वो मतलब हमें ऐसा कभी आइडेंटिटी क्राइसिस से डील करना नहीं पड़ा। मतलब मैंने आपको पहले ही बोल दिया, आज मुझसे कोई पूछता है आप कहाँ के हो? तो फर्स्ट आंसर इज़ मैं भारत का हूँ, आई एम इंडियन। हुँ, हुँ, तो और उसका मतलब घर पे इतनी ये था और उसी के साथ-साथ हमें खूब एक्सपोज़ किया गया जब भी यहाँ पे कल्चरल इवेंट्स होते हैं। हुँ, मतलब जैसे क्योंकि मम्मी साहित्य से जुड़ी हैं, बहुत बहुत सारे लोगों को सुनने का मौका मिला और उस पॉइंट पे शायद उसकी उतनी वैल्यू भी नहीं थी। जैसे कौरमेल सेन जी को मैंने ऐसे 2 फुट की दूरी पे बैठ के सुना है। पर तब मुझे पता नहीं मतलब उनकी क्या बोलते हैं उनकी रचनाएँ बहुत पसंद आईं, अच्छा लगा बट उनको मतलब ऐसे बैठ के सुनने का मौका मिला। सोम ठाकुर जी को बैठ के सुना। शायद मेरी जनरेशन के बहुत कम लोगों ने सोम ठाकुर जी को सुना होगा। हुँ, निश्चित तौर पे। बिल्कुल, पर हाँ, तो इन एक्सपीरियंसेस की वज़ह से कभी आइडेंटिटी क्राइसिस से हम लोगों को तो हमको जूझना नहीं पड़ा बट एट द सेम टाइम मेरे कुछ दोस्त हैं जो शायद जो यहाँ पे बड़े हुए हैं जब हमारी तरह ही छोटी उम्र में यहाँ पे आए और उनके घर में भारतीय वातावरण उतना स्ट्रांग नहीं था। अलग-अलग रीज़न हो सकते हैं। लोगों को ये लगता है कि अब यहाँ पे हैं तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों को यहाँ का जितना जैसा हो सकता है वैसा बनाते हैं। हुँ, हुँ, तो उनके लिए कभी-कभी हो जाता है कि मतलब आप अपने ही घर के लोगों से जो भारत में उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, हुँ, हुँ, उनसे बात नहीं कर पा रहे। हाँ। आपने सही कहा। आपकी माताजी हिंदी साहित्य में, प्रवासी साहित्यकारों में उनका बड़ा नाम है, स्थान है। तो कई बार आपको जो उनका हिंदी संरक्षण का कार्य है और जिस तरीके से उनका सार्वजनिक तौर पे उनकी जो पहचान है, तो उस उसको लेके आपको कभी कैसा लगता है? बहुत बहुत अच्छा लगता है कि मतलब अभी भी मम्मी हर वीकेंड उनको कहीं न कहीं से इन्विटेशन होता है कि आप अपना काम प्रस्तुत करिए या किसी बारे में बोलिए। और उनके साथ क्या बोलते हैं मुझे इस बात में भी बहुत अच्छा लगता है कि उनका पहला क्या बोल सकते हैं, पहला क्रिएटिव क्रिटिक तो शायद बड़ा शब्द है बट साउंडिंग बोर्ड मतलब किसी भी आइडिया को पहले डिस्कस किसके साथ किया जाता था, उसमें मेरा नाम आता है। तो उनका क्रिएटिव प्रोसेस मैं काफ़ी करीब से देखता हूँ और हाँ, मतलब बहुत वो मुझे भी बहुत सीखने को मिलता है कि वो किस किस चीज़ को कैसे कंस्ट्रक्ट करती हैं, कैसे डेवलप करती हैं और हमेशा सीखने की कोशिश में रहती हैं कि अच्छा ये इस बार ऐसा लिखा था, इसको और बेहतर कैसे करूँ और इफ़ेक्टिव कैसे करूँ? हुँ, हुँ। तो हाँ, वो चीज़ें देख के हम लोग भी ज़ाहिर-सी बात है कोशिश अपनी-अपनी कोशिशों में लगे रहते हैं। जैसे मैं मेरी रुचि तबले की तरफ है, मैं तबला सीख रहा हूँ यहाँ पे। अरे वाह! क्या बात है! हाँ, क्या तो जो मम्मी लिटरेचर के साथ करती हैं वही क्या बोलते हैं प्यार और पैशन मेरे लिए हिंदुस्तानी संगीत के लिए। अच्छा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप संगीत में आपका इस तरीके से रुझान है और आप बिल्कुल। अभी सीख रहे हैं। तो कितने दिन हो गए आपको तबला सीखते हुए? मुझे मैं अंकल देखिए 2007 से सीख रहा हूँ। अरे वाह! जी हाँ, तो मैं हाँ, सेकेंडरी स्कूल में एक्चुअली देखिए सेकेंडरी स्कूल नया-नया शुरू किया था यहाँ पे हुँ, और हम लोग बर्मिंघम काफ़ी बड़ा शहर है, मतलब इंग्लैंड के हिसाब से। अच्छा। अ, तो हम लोग इनिशियली जब आए थे 2002 में तो एक छोटे से शहर में थे यारमत नाम के। हुँ, हुँ, तो वो का छोटा था मतलब हर आदमी दूसरे घर को जानता था, आपको सब पता था क्या हो रहा है। तो एकदम से बड़े शहर में आ गए तो काफ़ी डिसरप्टिव था हम लोगों के लिए। मेरे लिए मतलब सेकेंडरी स्कूल में आ गए मतलब स्कूल के एंट्रेंस पे कोई भी 6 फुट के नीचे के हाइट का था ही नहीं जब पहली बार गए तो। हुँ, तो उसमें जब स्कूल गया तो मैंने टाइम टेबल पे देखा कि वर्ल्ड म्यूजिक लेसन्स तबला, सितार, ढोल ऐसे 3 इंस्ट्रूमेंट्स है। और मैंने ये भी देखा कि इस लेसन का जो टाइम स्लॉट है वो मेरे मैथ्स लेसन से क्लैश कर रहा है। मतलब हफ्ते में 1 बार मैं मैथ्स
मैथ्स मिस कर सकता हूँ। तो उस वजह से मतलब घर पे संगीत था, मम्मी बहुत बढ़िया लोक संगीत गाती हैं, पिताजी ढोलक बजाते हैं, उनको बांसुरी बजाने का शौक है। हम्म, तो जैसे किताबें हमेशा बहुत सारी घर पे थी, इंस्ट्रूमेंट्स भी इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स भी हमेशा हमने घर पे देखे हैं, तो मैं सोचा अच्छा मौका है, तबला बजा लेंगे और मैथ्स से भी छूटेगा एक दिन कम से कम तो। पर उसके उस स्कूल में 1 साल शुरू करने के बाद मेरी मेरे उस्ताद से मुलाकात हुई एक वर्कशॉप में। उस्ताद सरवर साबरी जी दिल्ली दिल्ली के हैं। हम्म, उनसे मुलाकात हुई और अ, जिस तरीके से वो तबले के सामने बैठे थे, मुझे लगा ये तो कुछ मतलब मुझे भी ऐसे ही बैठना है, तबले के पीछे मुझे ऐसा दिखना है। हम्म। तो वैसे वैसे शुरू हुआ था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, हिंदी और अंग्रेजी तो आप पे समान अधिकार है। इसके अलावा कौन सी भाषाओं की आपको जानकारी है, आप बोल समझ लेते हैं? भारतीय भाषाएं या दुनिया की और दूसरी कोई भाषा? बिल्कुल। अब इंग्लैंड में रहने का एक फ़ायदा एक और है कि जैसा हमने पहला कहा कि जब आप इंग्लैंड आ जाते हो तो आपकी पहली आइडेंटिटी इंडियन हो जाती है। आप गुजराती हो, मराठी हो, पंजाबी हो, वो सब आप सेकंड उसमें रख देते हो। हम्म, मतलब आपका सबसे मिलना-चालना, बोलचाल सबसे होती है। तो हिंदी तो है ही है और उसके साथ-साथ मराठी भी बोल लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। अच्छा। अ, क्योंकि सोशल सर्कल में पंजाबी सुनने में काफ़ी आती है, पंजाबी समझ लेते हैं काफ़ी हद तक। हम्म, और हाँ, पंजाबी पंजाबी और अगेन मतलब धीरे-धीरे बोलें तो बंगाली और गुजराती में भी अनुमान लगाया जा सकता है कि अच्छा ये बोलना चाह रहे हैं। तो हाँ, वो क्योंकि हम सबसे सबसे मुलाकात होती है और मम्मी-पापा की वजह से भाषा को लेके रुचि है, तो उतना हो जाता है। तो हम्म, इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा कि जैसे अ, मैंने हिंदी में यहाँ पे 10वीं का एग्ज़ाम दिया है। वो बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का नहीं मतलब इंडिया के उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। बट मतलब पत्र लिखना और ऐसे निबंध लिखना उस लेवल तक आ जाता है। उस उस एग्ज़ाम के लिए मम्मी ने तैयारी करवाई थी बट आई थिंक उसको छोड़ के हमारे लिए बस एक ही रूल था कि घर में आप जब होगे तब आप हिंदी में बात करोगे। अच्छा। और मुझे ये लगता है कि क्योंकि वो हिंदी का बेस था हम्म, और एट द सेम टाइम मतलब कभी प्रेशर नहीं था कि करो, करो, करो। उसकी वजह से मेरा उस भाषा के साथ जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बन के आया। मतलब उसी की वजह से आज मैं हिंदी पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ अच्छी तरीके से। हम्म, और नॉट सो मच क्लासिकल लिटरेचर बट जैसे तबले से रिलेटेड या संगीत से रिलेटेड जो बुक्स हैं वो ज़्यादातर हिंदी, मराठी में ही है मतलब या हिंदी अपनी भारतीय भाषाओं में है। हम्म, तो वो दरवाज़ा मेरे लिए खुल जाता है कि अच्छा वहाँ पे आज ये अभी ये चल रहा है। हम्म। हाँ, तो ये आपने कहा, लेकिन एक बात ये भी है कि अगर कभी मौका मिला आपको अपने आप को अभिव्यक्त करने का, कुछ जी। लिखने का, तो आप किस भाषा को तरजीह देंगे, काहे में लिखेंगे? दोनों में ही लिख सकते हैं मतलब अगर क्या बोले अगर ऐसे लिखना है तो इंग्लिश में लिखूंगा अगर कविता लिखनी है तो हिंदी में लिखूंगा। तो क्या अभी कभी कविता लिखी है? थोड़ी थोड़ी मतलब ऐसा कुछ गहरा है बहुत बहुत ज्यादा नहीं बस अपने अपने शौक के लिए थोड़ा थोड़ा छंद क्योंकि अगेन तबला देखिए बार बार अपना रंग दिखाते हैं, क्योंकि तबले का शौक है तो छंदबद्ध लिखने की कोशिश रहती है कभी कभी। नहीं, तो छंदबद्ध का सवाल नहीं, सवाल ये भी है कि क्या है कि जैसे अब आपके यहाँ तो मम्मी इतनी बढ़िया साहित्यकार हैं, तो हम्म। कभी ऐसा लगता है कि मैं लिखूंगा तो कभी कोई अंदर से कोई ऐसा भय हो या कोई ऐसा हिचक है कि मैं ठीक से नहीं कर। नहीं 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 ऑन द कॉन्ट्ररी मतलब क्योंकि मम्मी है ऐसा एक ऐसा लगता है क्या बोलते हैं
अगर अगर कभी ऐसा होता है कि मैं मतलब मंच पे कोई चीज़ पढ़ूँ, हम्म, नॉट दैट अभी तक मुझे ऐसा मौका है ना, मेरी मेरी क्रिएटिव आउटलेट सारा म्यूजिक में एक्चुअली काफी निकल जाता है, तो लेखन तक पहुंच नहीं पाते। बट अगर उस पॉइंट पे आता है तो मम्मी घर पे, मतलब ये तो एडवांटेज है बहुत बड़ा हम्म, कि हमने आपकी सारी आइडिया सुने, अब हमारी सुनी है। इसको ठीक करवाइए, इसको करना है। हम्म, तो और वो होता भी है, मम्मी के मतलब कुछ भी लिखता हूँ तो फिर मम्मी उसको ठीक भी करती हैं। हाँ, ये एक अच्छी, ये तो एक तरीके की संभावना है आपके साथ कि ये आपको एक सुविधा मिली हुई है कि कभी आप बिल्कुल, घर पे गुरु हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यही बात आपके दोस्त यारों में के संदर्भ में भी है कि भाषा के बारे में या भारतीय संस्कृति के बारे में कभी ऐसा सहजता से बातचीत होती है मित्रों में? हाँ, तो एक मेरा काफी अच्छा, क्या बोलते हैं, मम्मी पापा यहाँ पे बालाजी मंदिर है एक बहुत बड़ा, हम्म, जो इंडिया के तिरुपति बालाजी टेम्पल से, मंदिर से एसोसिएटेड है। और उस मंदिर में हर हर साल, इस साल तो ये पैंडेमिक की वजह से नहीं हुआ, बट हर साल रेसिडेंशियल यूथ कैंप होता है बच्चों के लिए। मतलब अब तो मैं वॉलंटियर के तौर पे जाता हूँ, बट मैं भी कुछ 8 साल वहाँ पे रेगुलरली अटेंडेंस मतलब जाता था। तो उसमें मतलब दिनचर्या कैसी होती कि आप सुबह 6 बजे से उठ के आप पहले मतलब नहा धो के तैयार होके आप योग करते हैं। फिर 1 हफ्ते का कैंप होता है, तो उसमें एक किसी स्क्रिप्चर को पकड़ लिया, मतलब आपने मधुराष्टक ले लिया या हनुमान चालीसा ले ली। वो चीज़ आप पंडित, जो मंदिर के पंडित हैं उनके साथ काम करते हो, आपको सिखाते हैं उसका प्रोनंसिएशन कैसा है, आपको पढ़ना कैसे है। फिर दिन भर में लेक्चर्स होते हैं, उसमें उनमें मतलब ऐसे सवाल उठते हैं कि हिंदुइज्म इन द 21st सेंचुरी, या हम्म, व्हाट इज योर आइडेंटिटी इन द यूके एज एन इंडियन। हम्म, तो उन बच्चों के साथ मैं बड़ा हुआ, तो हम लोगों के लिए भारतीय संस्कृति एक्चुअली एक कॉमन टॉपिक हो जाता है कि और वो नॉट जस्ट कॉमन टॉपिक, वो हम उसमें हम लोगों को मतलब काफी घुस के, काफी डीप जाके बात करने की ये हो जाती है जब साथ में बैठते हैं। हम्म, तो उस सर्कल की वजह से बालाजी मंदिर में जो हम लोगों को क्या बोलते हैं संस्कार मिले, उसकी वजह से। अच्छा, पर बाहर के जो कुछ कुछ दोस्त ऐसे ऐसे भी हैं जो जिनके लिए क्या बोलते हैं, भारतीय संस्कृति पिक्चर और क्रिकेट के साथ मतलब वहां तक खत्म हो जाती है कि आईपीएल देखा भाई, आज का मैच देखा। हाँ। तो हाँ, वो है अलग, जिस जिस डिपेंड्स आप किससे बात कर रहे हैं, बट है बिल्कुल लोग हैं जिनके साथ आपने बातचीत होती है अच्छी। आपने बालाजी मंदिर की बात कही और संस्कृत और उसकी कोई एक आध श्लोक आपको याद है जो आपने वहां सीखा है, सुना सकते हैं? बिल्कुल, एक हनुमान जी का एक श्लोक है कि बुद्धिर्बलम यशोधैर्यम निर्भयत्वम मरोगता अजाड्यम वाक्पटुत्वम च हनुमत् स्मरणात् भवेत्। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। तो चूंकि परंपरा एक बहुत मतलब एक अंतश्चेतना से जुड़ा हुआ एक मामला है, और हम्म पारंपरिक तौर पे वो आता है। जैसे आपने श्लोक सुनाया, तो वो आपके जहन में कहीं ना कहीं परिवार की वजह से रहता है, आपके माता पिता के, उसके उसके सहज भाव है, ये कोई, इसमें कोई बिल्कुल बिल्कुल। का बात नहीं है। लेकिन ये भी है, हालांकि अभी जिस तरीके से दुनिया बदल रही है, और यूके भी अब बदल रहा है, पूरा दुनिया ही एक तरीके से एक जो यूरोप का और पश्चिम का जो बदलाव आ रहा है पूरी दुनिया में, जी हाँ। हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, जैसे हमारे सामने जो ये एक बड़ी चुनौती है कि जो प्रवासी साहित्यकारों के बाद या प्रवासी भारतीयों की अगली पीढ़ी भारतीयता को कैसे देखेगी, किस नज़र से उनमें कितना बदलाव आएगा? क्योंकि आप तीसरी पीढ़ी हैं, ये समझ लीजिए, और इंग्लैंड में हम्म। तो बहुत सारे प्रवासी साहित्यकार हैं, हिंदी के बहुत जी जी। नामी लोग हैं। तो उनकी अगली पीढ़ी तो आपको क्या लगता है, 3-4 दशकों के बाद बाहर जो है क्या तस्वीर होगी संस्कृति की, भारतीयता की, या हमारी जो परंपरा है उसकी? मुश्किल है क्या ना अंकल, एक चीज
मतलब हम ग्लोबली देखें तो इंग्लिश इंग्लिश में कल्चरल होमोजेनिटी कहते हैं, मुझे पता नहीं हिंदी में कैसे कहें, बट एक ग्लोबल कल्चर एक बन रहा है। मतलब वो चीजें एलिमेंट आपको, मतलब आप कोरिया जाएंगे तो मिल जाएगा, इंडिया जाएंगे तो मिल जाएंगे, अमेरिका जाएंगे तो मिल जाएगा। तो एक नेचुरली, क्योंकि मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया थोड़ी छोटी होती जा रही है, आप दूसरे देश में क्या चल रहा है आप देख सकते हो, वो सब चीजें क्या बोलते हैं, एक उसकी खिचड़ी खिचड़ी सी बन रही है बहुत बड़ी सी। तो आज से 3-4 पीढ़ी के बाद कैसा होगा वो देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। मतलब दैट इमेज इज टू बिग, मुझे पता नहीं कि वो कैसी दिखेगी, बट एक बात तो बिल्कुल 100% राइट है कि जैसे मेरी भी रिसेंटली शादी हुई, तो शादी के पहले मेरी वाइफ, राधिका नाम है, उनका राधिका का काफी ये क्वेश्चन था, मतलब ये एक कारण था जिसकी वजह से वो इनिशियली हाँ नहीं बोल रही थी कि बच्चे होंगे तो उनका, उनके लिए इंडिया क्या, वो भारत की हैं, मुंबई की हैं, और उनके घर में भी काफी संस्कृति को लेके और साहित्य को लेके अच्छा एक माहौल है। तो उस उनका एक सवाल था कि वो जब बच्चे होंगे बोल के तो क्या होगा, मतलब उनके लिए तो भारत भारत नहीं होगा। तो मुझे ये बोलना पड़ा कि आज मतलब भारत के भारत में ऐसे लोग हैं जिनके लिए शायद भारतीय संस्कृति जो हम सोचते हैं वो नहीं है। तो ये तो आप पे और मुझ पे निर्भर करता है कि हम बच्चों के साथ क्या काम करते हैं। मैं भारत में रह के आपको आपके साथ महाभारत पे बात कर सकता, मतलब इंग्लैंड में रह के आपके साथ महाभारत पे बात कर सकता हूँ, रामचरितमानस पे बात कर सकता हूँ, और आपको तबले की अच्छी खासी हिस्ट्री दे सकता हूँ जो शायद आपको इंडिया भारत में ना मिलेगी। तो ये तो इस वजह से कि मुझे यहाँ पे माहौल क्या मिला। हाँ। तो जो अपने साथ भारत लेके घूम रहा है उसके घर में भारत रहेगा, और जो भारत में ही अमेरिका ढूंढ रहा है उसके घर में अमेरिका बन जाएगा। हाँ, ये बहुत आपने बहुत ही सटीक बात कही। सचमुच ये बात बिल्कुल तो अच्छा, एक और बात आई मन में कि जी। आपको ऐसा ऐसे कितने प्रवासी साहित्यकारों की अगली पीढ़ी के बच्चे दिखाई देते हैं जो आप जैसे हिंदी में या दूसरी भारतीय भाषा में अपने आप को बहुत सहजता से बातचीत करते हैं? कितना बड़ा अच्छा, दायरा आपको दिखाई? बातचीत बातचीत के हिसाब से तो एक दो दोस्त हैं, हम्म, जैसे एक डॉक्टर अजय त्रिपाठी जी हैं, अ, जो कविता लिखते हैं, शेर गजल शेर शायरी करते हैं। उनके बेटे हैं जिनके साथ अच्छी दोस्ती है, मतलब हम लोगों की बातचीत हिंदी में होती है। हम्म, बट उनको छोड़ के मुझे एक्चुअली अपनी उम्र के अभी लोग ज्यादा नहीं मिले जो क्या बोलते हैं, आई थिंक जो प्रेजेंट जनरेशन है जो प्रवासी साहित्यकारों की भारत में, वो उनके उनके घर में शायद हिंदी इतनी ये नहीं ले, या काफी लोग ऐसे भी जिन्होंने मतलब रिटायरमेंट के बाद फुल फोर्स से साहित्य की तरफ अपना जोर लगाया। हम्म, और अभी काफी लोग ऐसे हैं जिनके एक्चुअली बच्चे काफी छोटे हैं। तो हाँ। हाँ, तो वो मतलब हमारे लिए जो वो लोग हैं वो भैया भाभी दीदी उस उम्र में आ जाते हैं। उनके उनके बच्चों तो वहां पे एक्चुअली एक मौका मिल जाता है कि जब भी हम लोग वहां मतलब उन लोगों से मिलते हैं, तो हमारी ये पूरी कोशिश होती है उनके बच्चों से जो भी बात हो वो हिंदी में हो, भारत को लेके हो, और वो उस क्या बोलते हैं, उस माहौल को और स्ट्रॉन्ग करें, उस तरफ हमारी कोशिश रहती है। हम्म। तो हाँ, हम उम्र लोग कम है, बट देखते हैं आगे आगे और लोग आ रहे हैं और कैंडिडेट्स आ रहे हैं। सही है। ये तो अच्छी बात है। एक अगर एक लाइन में आप यूके की कुछ अच्छाई बता सकें कि ये देश जो है कैसे, आपको कैसा मतलब लगता है, उसकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है? यूके की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे अनुशासन है, और वो अ, आपको हर चीज में दिखेगा। मतलब आप
अगर गवर्नमेंट ऑफिस से आपने आपका ड्राइविंग लाइसेंस का आपने फॉर्म भरा है, तो आपको पता है उसमें 4 से 6 हफ्ते में आपको रिटर्न हो जाएगा, तो 4 से 6 हफ्ते में आपके पास घर पे आ जाएगा। सड़क पे जब आदमी गाड़ी चलाता है तो जो भी रूल्स हैं जो आप टेस्ट के टाइम पे देते हो, उन सब चीज़ों का पालन होता है। एक काफ़ी फ़नी चीज़ है, मतलब उसका नेगेटिव नेगेटिव साइड भी होता है हर चीज़ का ऑब्वियसली, बट ऐसा ऐसा हम लोग यूनिवर्सिटी में जोक करते थे कि अगर 3 आदमी कहीं भी जाके एक के पीछे एक खड़े हो जाएँ इंग्लैंड में, तो 15 मिनट के बाद आपको लाइन मिल जाएगी। किस बात की लाइन है किसी को पता नहीं, पर क्योंकि लाइन शुरू है तो खड़े हो जाओगे। तो हाँ, तो अनुशासन यहाँ का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा हाँ, अट्रैक्टर है। ये बहुत और बढ़िया। वही चीज़ एक्चुअली जब हम लोग अ, भारत आते हैं तो वो थोड़ी-सी खनकती है हम्म। कि क्यों क्यों मतलब मैं भी इसी लाइन में खड़ा हूँ, मुझे भी पैसे देना है, आप मेरे बस 1 नंबर पीछे खड़े हो। आप आगे आने की कोशिश क्यों कर रहे हो? या आप 2 गाड़ियों के बीच में जगह है, तो आप बाइसाइकिल घिसाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? रुक जाओ, मतलब अभी 5 मिनट बाद सभी एक जगह निकल जाएँगे। हम्म। वो चीज़ें हैं, बट उसका अगेन आपने वैसे एक एक सेंटेंस पूछा तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। नहीं, अच्छी बात है। हालांकि उसका अब हमने हाँ, बहुत वो सारे जो प्रवासी साहित्यकार खासतौर से यूके के, जैसे प्राण शर्मा जी थे, वो अब जी, गुजर जी, गए। जी, जी। तो उनकी कुछ रचनाएं हमने छापी, एक दो कहानियों में उनने उनका भारतीय होने की वजह से उनको कुछ ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा। क्योंकि जाहिर है हमारा जो इतिहास है वो तो सबको पता है, जो आज़ादी से पहले का जो संदर्भ है, ब्रिटेन को लेके, इंग्लैंड को जी, लेके। जी, जी। तो पर मुझे लगता नहीं है कि अभी भी वो बात कहीं बाकी होगी नहीं होगी, पता नहीं मुझे। आपका क्या अनुभव है? एक उतना बेहतर स्थिति है आज। आज ये नहीं कहूंगा कि रेसिज्म पूरी तरीके से यहाँ पे भी हट गया है, क्योंकि नहीं हटा है वो। बट जैसे आज हमारे जो चांसलर मतलब प्राइम मिनिस्टर के जो नंबर 2 हैं वो ऋषि सुनक हैं, हम्म। इंडियन इंडियन ओरिजिन के ये हैं। तो उस लेवल तक हम लोग पहुंच गए हैं, और जाहिर सी बात है जब आप पॉलिटिक्स में अच्छी तरीके से घुस घुस जाते हैं, हम्म। या आप उसको उसके हाईएस्ट लेवल्स तक आप आपके लोग अपने लोग पहुंच चुके हैं, हम्म। तो बाकी जगहों पे भी बदलता है। हमने मतलब अ, स्कूल में कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि हमें बाहर के लोगों की तरह से देखा जा रहा है, यूनिवर्सिटी में कभी ऐसा महसूस नहीं किया। हम्म। ऑफिस में भी मैं इनिशियली जब मैंने काम शुरू किया तो बहुत बड़ी कंपनी थी, बैबकॉक इंटरनेशनल नाम की डिफेंस डिफेंस कंपनी थी। वहाँ पे भी मेरा भारतीय होना या ब्रिटिश नहीं होना ये कभी अड़चन का ये नहीं था। हम्म। तो कभी-कभी आपको दिख जाता है, मतलब आप किसी ऐसे इलाके में चले जाओ जहाँ पे शायद एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है, या लोगों का रहने का तरीका अलग है, तो वो आप देख सकते हो कि आपको ऐसे देख रहा है कि आई एम ब्रिटिश और आप इंडियन हो, यहाँ पे कैसे आ गए, और ऑल ऑफ दैट। हम्म। और यहाँ पे भी वैसी वैसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कि जिनका यही मानना है कि इंग्लैंड इज फॉर पीपल हु आर बॉर्न हियर, फॉर ब्रिटिश पीपल। पर हाँ। वो तो हर ही जगह मिल जाएगा आपको। वो अतिवाद तो हर जगह है, पूरी दुनिया में बिल्कुल, बिल्कुल। है। हाँ, वो मनुष्य का स्वभाव है इसलिए। बिल्कुल, बिल्कुल। श्रेष्ठता बोध का प्रश्न जो है हमेशा मनुष्य के साथ है। रहेगा। हाँ, तो वो तो एक अलग सवाल है। लेकिन तो चलिए, मैं ये उम्मीद करता हूँ आज की बातचीत बहुत बढ़िया हुई, अच्छा लगा मुझे। तो मैं चाहूँगा कि गर्भनाल के लिए आप कोई रचना अगर दे सकें तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी। गर्भनाल के लिए अच्छा। एक हज़रत अमीर खुसरो का एक लिखा हुआ कव्वाली के तौर पे कहता है, छाप तिलक सब छीनी रे, तो उसे हम्म। नैना मिलाई के। हम्म।
उसके लिए एक बंद मैंने छोटा-सा लिखा था, वो पढ़ता हूँ आपके लिए। अरे ज़रूर, ज़रूर, स्वागत जी। बिगड़ी बिखड़ी सखी टूट गई, देखो घघरी मोरी फूट गई रे, तरस गई मैं दरस को उसके, मैं सब दुख सुख भूल गई। पनी अभरण में तट पे गई थी, वहां खड़ा वो जोगी, भीगी नारे डूब गई मैं उसके रंग में पूरी, नैन से नैन मिलाई के अपने आप को भूली ख्वाजा जी। है। वाह! क्या बात है, बहुत सुंदर। ये तो कोई परण हो गया मुझे लगता है। हुँ, तो अब पता नहीं मुझे कि मैं तो कभी आप कहेंगे तो मैं आपका तबला जो है सुनना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? चलिए मैं एक्चुअली तबला आपके लिए वो मेरे लिए शायद ज़्यादा आसान होता। मैं एक छोटी-सी चीज़ पढ़ देता हूँ तबले की। हाँ। तबले में भी भाषा है, हर हर बोल, हर मतलब स्ट्रोक पे एक बोल दिया गया है। हुँ, हुँ। तो एक छोटी-सी गत पढ़ता हूँ आपके लिए। हाँ जी। दा दिन दिन दा दिन दिन दा दिन 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 धा तक तक दिन ना घे ते घेड़े ना गे तक तक दिंग नक तक घिड़ाने तक घिना घिड़े नक तक तेरी किट दिन ना कत तक दी किट तक किट दी किट कत गदी ना तक तीन ना ना धा तक तक गा गिन दा तक दा तक दिन ना गिन दा तक दा तक दिन ना गिन दा तक दा तक दिन ना दा तक दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना धा। हाँ, 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 हाँ। वाह, वाह, वाह! बहुत बढ़िया। तो ये इससे ये भी मतलब इजाफ़ा होता है कि तबले में पहले पढ़ंत होती है, उसके बाद बजाते हैं, कि बिल्कुल, दोनों। बिल्कुल, ये तो बहुत बहुत महत्व की बात है। उस्ताद जब तक हम बोलते नहीं पूरी तरीके से, तब तक वो गुरुजी वो उस चीज़ को बजाने की इजाज़त नहीं देते। तो पढ़ंत क्योंकि थोड़ा बहुत संगीत का सुनने का मेरा बड़ा वो है अरे लगन। वाह, वाह! हाँ, हालाँकि मैं भी तबला है मेरे पास रखा है। क्या तो बात है। मैं तो बहुत बहुत प्रारंभिक अवस्था में मैंने सीखा था। तो जी, जी, जी। लगाव है, हारमोनियम और तबला दोनों है मेरे पास। लेकिन ये उससे मुझे याद आया कि तबले में पहले पढ़ंत होती, जो कि आपने अभी एक पढ़न मुझे सुनाया। जी, जी, हाँ, ये गत पड़ी है आपके लिए बिल्कुल। बहुत बहुत बड़ा अच्छा लगा। और आज तो आपने मतलब मेरा मन जो है पुलकित हो गया बिल्कुल आपके। तो बहुत अच्छी बात है। और मैं ये भी चाहूंगा कि गर्भनाल के लिए अगर आप कोई कविता लिखें, तो क्योंकि जी, हम तीसरी पीढ़ी के जो युवा हैं उनकी रचनाओं को भी हम बड़ी खुशी से प्रकाशित करते हैं। तो कभी अगर आप बिल्कुल, लिखेंगे तो जरूर मुझे भेजिएगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत मुझे धन्यवाद भी बहुत अच्छा लगा। जी। चलिए। अ,